हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें उसके बारे में बताने आया हूँ। तो ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। इससे पहले मैं दो वीडियो उसमें लेके आया था कि दो कौन से स्टॉक है उसमें जिसमें आपको टाइमली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी जो नॉर्मली जिसको कुछ भी पता नहीं है शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में, उनके लिए ये सब कुछ चल रहा है जिससे कि वो सबसे पहले वो चीज देखे और उसके बाद ये अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले ले। तो वो कंटिन्यूएशन के बीच में दो शेयर ऐसे थे जिसको अगर मैं बाद में लेके आता उस वीडियो को तो उसका रेट कहीं ज्यादा बढ़ गया होता। इसलिए मैं वो दो वीडियो जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो दो शेयर होना चाहिए उसके बारे में बताया था। तो वो बताने के बाद अभी हम चलते हैं नॉर्मली जो ट्रेनिंग चल रहा है, जिसको कुछ पता नहीं उसको बताने के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करें। तो इन्वेस्टमेंट तो मार्केट में बहुत टाइप की इन्वेस्टमेंट है। बहुत टाइप का मतलब हम सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं जिसमें कम से कम रिस्क है और किसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क है। ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है टर्म डिपॉजिट, यानी कि किसी भी बैंक में आप एफडी करते हैं। अभी लेटेस्ट जो है इंटरेस्ट रेट 7.55% है, मैक्सिमम मैक्सिमम एफडी का इंटरेस्ट रेट। अगर आप एफडी करते हैं तो ये सबसे अच्छा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है और इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ना इससे ज्यादा मिलेगा। तो ये है टर्म डिपॉजिट जिसका इंटरेस्ट रेट 7.5% पर एनम के हिसाब से अभी हाईएस्ट चल रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम कई कई है गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें एक पॉपुलर स्कीम जो है ना पीपीएफ है, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जिसपे 7.10% इंटरेस्ट मिलता है। और दूसरा जो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट स्कीम का, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो इसमें 6.8% है। इसमें जो है इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको उतना प्रोविजन करके आपका पैसा कहीं नहीं जाने देगी। तो ये एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट 7.10% पर एनम और एनएससी का जो है 6.8% है। नेक्स्ट है ईपीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड है। इसको हम बोलते हैं, ईपीएफ का मतलब है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है। आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में 8.50%, यानी कि यहाँ देखो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.10% और यहाँ है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 8.50% है। ये ज्यादा क्यों है? ये भी प्रोविडेंट फंड है और वो भी प्रोविडेंट फंड है, लेकिन इस ईपीएफ में ये फर्क है कि इसका जो कलेक्शन होता है प्रोविडेंट फंड में, जो लोग एम्प्लॉयज वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने उसको पे करते हैं, उसका जो है मेन जो जाता है उसमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग, पेंशन फंड्स वगैरह, इक्विटी मार्केट। तो इसमें जितना भी इंटरेस्ट मिलता है या जितना इनकम हो जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोविडेंट फंड जो इसको डील करता है, वो ज्यादा बेशक हो, उसका इनकम ज्यादा हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट जो है 8.5% से ही मिलेगा। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इनको उस जो जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो कभी लॉस हो जाता है तो भी आपको 8.5%, तो थोड़ा रिस्की बन जाता है। पीपीएफ से ईपीएफ थोड़ा रिस्की है, तो जिस जहां रिस्क बढ़ जाती है वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो ईपीएफ में 8.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तीस नेक्स्ट है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करती है, यानी कि बॉन्ड्स अगर किसी किसी ने गवर्नमेंट ने इशू कर दिया या किसी ने बॉन्ड्स इशू किया तो इसको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब सपोर्ट करती है तो इसमें कोई भी चिंता नहीं है कोई आपके पैसे डूबने की। लेकिन दूसरा है डिबेंचर। डिबेंचर जो है ना प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो है, बॉन्ड्स जो है गवर्नमेंट एंड
बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो इशू करती है और इसको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट। और उसके उसमें सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, यानी कि स्टेबल आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई इसमें रिस्क नहीं है बॉन्ड्स में। लेकिन डिबेंचर जो है उसमें बॉन्ड से ज्यादा थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनियां पे उसमें डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर इशू प्राइवेट कंपनियां करने का मतलब क्या है कि उसमें रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। अगर कहीं कंपनी कल दिवालिया हो गई तो आपके फंड्स जो है जो इन्वेस्टमेंट किया है वो डूबने की भी पॉसिबिलिटी है। इसलिए थोड़ा सा बॉन्ड से थोड़ा ज्यादा डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट वगैरह रखते हैं। तो ये थोड़ा अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर, और बॉन्ड्स जो है वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है गोल्ड। गोल्ड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन है। मतलब आपकी महंगाई, अगर महंगाई का दर बढ़ गया तो गोल्ड की कीमतें बढ़ गई, अगर महंगाई दर कम हो गया तो गोल्ड की कीमतें कम हो गई। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विटी मार्केट है, यानी कि अगर इक्विटी मार्केट बढ़ गया तो गोल्ड की कीमतें कम हो जाएगी। क्यों कम होगी कि लोग यहाँ से गोल्ड में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो बेचेंगे, तो बेचेंगे तो गोल्ड की कीमतें कम हो जाएगी और वहाँ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर वहाँ इक्विटी मार्केट में अगर शेयर्स की कीमतें या स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो गोल्ड की कीमतें कम होंगी। कम का मतलब है गोल्ड जिसमें इन्वेस्टमेंट किया वो सेल करेंगे और इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर इसमें इक्विटी मार्केट डाउन हो गया तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट में प्रॉफिट मिल रहा है करके वो सेल करना शुरू करेंगे तो वो डाउन हो जाएगा इक्विटी मार्केट, और वहां सेल करके यहाँ गोल्ड में बाइंग करना शुरू करेंगे। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इक्विटी मार्केट बढ़ गया, गोल्ड की कीमतें कम हो गई, इक्विटी मार्केट कम हो गया उसका, वो गोल्ड की कीमतें अप हो गई। तो ये गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इक्विटी मार्केट है एंड डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गोल्ड की कीमतें बढ़ गई, इन्फ्लेशन कम हो गया तो गोल्ड की कीमतें कम हो गई। तो इसमें एक सेफ ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन जब अप हो जाता है गोल्ड की कीमतें तो इसमें भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। और ये अप डाउन चलता रहता है तो इसके भी थोड़ी सी रिस्क तो है, लेकिन बेटर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट वगैरह जो है उसको स्टॉक मार्केट जो डील्स वगैरह इक्विटीज में करते हैं, जो एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज ऐसा लाइक दैट जो पहले मैं वीडियो में बताया था वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ये बहुत ही रिस्की मार्केट है, यानी कि कोई भी कंपनी का जो है ना, कब ये मैं पहले बताया था, ये जो है स्टॉक मार्केट न्यूज के ऊपर चलता है। अगर न्यूज अच्छी आ गई तो अप हो गया, न्यूज खराब आ गई तो एकदम डाउन हो गया, यानी कि इसमें रिस्क ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा अवॉइड करने के लिए क्या है आपके पास दूसरा ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स में क्या है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, कोई एक ट्रस्ट होती है जो इसको डील करता है, और आपके पैसे अगर म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो इसमें फंड मैनेजर जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में पैसे, मतलब ये भी इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या है इनको पता है कि कब इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी मार्केट में और कब एग्जिट होना है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन है तो रिस्की। अगर मार्केट गिर गया, स्टॉक मार्केट अगर गिर गया तो ये म्यूचुअल फंड्स की कीमतें भी कम हो जाएगी। तो ये क्योंकि फुल्ली बेस्ड ऑन इक्विटी मार्केट है। तो लेकिन इक्विटी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट जितना रिस्की है, जब आप खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आपको ज्यादा पता नहीं है, उस उससे थोड़ा सा कम रिस्की म्यूचुअल फंड्स है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैनेज करते हैं फंड्स को। आप जो जो इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसको वो मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए है तो रिस्की, म्यूचुअल फंड भी रिस्की है क्योंकि वो इक्विटी में डील करते हैं मैक्सिमम, और डेब्ट्स में भी बैलेंस रखने के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैनेज करने वाले होने की वजह से थोड़ा रिस्की है, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अभी इसमें देखा कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट मतलब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में रहती है, यानी कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और भी एक है जो रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले भी अच्छा मतलब मुनाफा कमाते हैं, लेकिन
उसमें जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रियल एस्टेट में, और उसमें करने से भी वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोगों को इससे पता लग जाएगा कि आपको कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल ही सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, होना मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये अलग-अलग आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। टर्म डिपॉजिट है, गवर्नमेंट स्कीम है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, प्रोविडेंट फंड्स है, गोल्ड है, और ज़्यादा रिस्की बोले अगर ज़्यादा रिस्की के बारे में देखें तो स्टॉक्स और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्की है। तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको इन्वेस्टमेंट करने की, कहाँ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं उसके बारे में। अभी हम इसमें देखेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है। अभी देखो टर्म डिपॉजिट में, बाकी सभी इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, लेकिन उसमें से कौन कौन सा कितना रिस्की है वो इसमें मैं बताऊंगा। जिसमें जो है टर्म डिपॉजिट है, एफडी, अगर 7.55% है तो वो कोई भी रिस्क नहीं है। आप इतना एफडी में इन्वेस्ट करो और आराम से सो जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और उतने दिन के बाद आपको 7.55% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। यानी कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम में क्या है, पीपीएफ और एनएससी, और भी बहुत स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम, लेकिन पीपीएफ और एनएससी, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। क्योंकि अगर इसमें कुछ पैसा डूबने की भी नौबत आती है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी पैसा। भाई ये जो है वो कहाँ गया पैसा, क्यों गया, वो पता तो बाद में करेगी, लेकिन पब्लिक जो भी इन्वेस्टमेंट इसमें करती है उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो सपोर्ट करेगी, दूसरे जगह से वो प्रोविजन करेगी गवर्नमेंट और उसको दे देगी पब्लिक को। इसके बारे में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है। बॉन्ड्स भी सेम है। बॉन्ड्स को जो है बड़ी बड़ी कंपनियां और गवर्नमेंट जो है उसको सपोर्ट करती है, और इसमें भी बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिक्स टाइप का कि भाई ये बॉन्ड जो है ना इसके के ऊपर हम इतना इंटरेस्ट देंगे। अलग अलग बॉन्ड के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो इस बॉन्ड में हम इतना इंटरेस्ट रखेंगे, दूसरे बॉन्ड में हम इतना इंटरेस्ट, तो जितना रखा है उतना आपका फिक्स मिलेगा, लेकिन रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगी। डिबेंचर में थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां डील करते हैं इनको। और डिबेंचर के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट रखते हैं कि भाई ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के ऊपर हम इतने साल तक हम इतना इंटरेस्ट देंगे, और उसके बाद जो है हम अपना ओरिजिनल आपका अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस करेंगे। इस टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर तो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, एक पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है, एक जो है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और उतना 5 साल के लिए अगर वो डिवेंचर के लिए है तो 5 साल के बाद रिडीम हो जाएगा, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी, और उतना इंटरेस्ट तब तक देता रहेगा। दूसरा होता है पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि आधा या जितना भी परसेंटेज पार्ट ऑफ डिवेंचर जो होता है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और कुछ सालों के बाद पार्ट जो होगा वो इक्विटी में कन्वर्ट होगा। तो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इसको बोलते हैं। और तीसरा है फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि इस डिवेंचर में आप 2 साल के बाद वही हम फुल्ली इस डिवेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो ऐसी कंडीशन रखता है तो 2 या 3 साल के तक आपको वो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 3 साल के बाद आपका इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा रिस्की इसलिए है कि इसमें प्राइवेट कंपनियां होती है। प्राइवेट कंपनी का कब दिवालिया होगा, या अगर कोई परफॉर्म अच्छी नहीं कर पाई, तो आपका इन्वेस्टमेंट डिवेंचर में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उसमें ये प्रॉब्लम आ गया, इक्विटी मार्केट में अगर ज्यादा ही लॉस हो गया, तो ये थोड़ा सा रिस्की है ये प्रोविडेंट फंड भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसकी वजह से इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा है बाकी प्रोविडेंट फंड से। यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें थोड़ा सा ज्यादा ये है, क्योंकि थोड़ा रिस्क है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज्यादा है। तो लो रिस्क है, लेकिन ज्यादा इसमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है गोल्ड, यानी कि सोना जो है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल में बोला था, इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ती है तो ये सोने का रेट बढ़ता है, और महंगाई कम हो जाती है तो सोने का रेट
कम हो जाता है। और मार्केट गिर गया तो इसका रेट बढ़ जाता है, और मार्केट अगर अप हो गया तो इसका इसका डाउन, इसके रेट डाउन हो जाते हैं। तो ये मीडियम टाइप का रिस्क है इसमें गोल्ड में, लेकिन आप जो है इसमें भी आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी इसमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वो उसके साथ साथ आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो 5% 10% अगर महंगाई है तो उसी हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसी हिसाब से आपको महंगाई के हिसाब से उसका रिटर्न मिलता रहेगा। थोड़ा रिस्की है लेकिन बेटर है, मतलब आपके पैसे इतने कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क है, मीडियम टाइप का रिस्क। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स थोड़ा हाई रिस्क है, क्योंकि मार्केट अगर गिर गया तो आपके पैसे भी इन क्वेश्चन रहेंगे कि भाई पैसे आपके क्या होंगे। अगर आपको एक म्यूचुअल फंड जो है 10 रुपया फेस वैल्यू का इश्यू कर रहा है और मार्केट गिर गया तो वो 10 का आपका जो उसकी म्यूचुअल फंड की कीमत होगी वो 8 रुपया 7 रुपया 4 रुपये भी हो सकते हैं। लाइक शेयर मार्केट में जैसे होता है, अगर कोई किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कीमतें डाउन हो गई तो मार्केट डाउन हो गया तो इनकी कीमतें कम हो जाती है। तो वैसे ही एक म्यूचुअल फंड है, थोड़ा हाई रिस्क है, मार्केट के ऊपर यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर ही डिपेंड रहता है ये मैक्सिमम, लेकिन परसेंटेज थोड़ा कम है इसका रिस्क का। तो ये इस हिसाब से म्यूचुअल फंड्स जो है हाई रिस्क है। और नेक्स्ट जो है ये है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। आप अगर ये इसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना किसी एक्सपर्टीज से, तो आपको बहुत चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए और इसमें जो है पूरा स्टडी ठीक ठाक होनी चाहिए। उसी के लिए मैं अभी तक के वीडियो लेके आया हूँ कि आपको कैसे कैसे इसमें जानना चाहिए, कहाँ पर खतरा है, कहाँ पर कब निकलना है, कौन सी वजह से आपके शेयर मार्केट में पैसे डले हुए जो है वो खतरे में रहते हैं। इसके बारे में अभी तक मैं बताया, और इसके आगे भी और क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरा फोकस स्टॉक मार्केट के ऊपर इसलिए है कि ये एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और ये रिस्क इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस मार्केट में एंट्री करने से पहले आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन चीजों का ध्यान रखने के लिए ही ये सब ट्रेनिंग चल रहा है। अभी तक के वीडियो जो भी है और ये वाला भी और आगे आने वाले भी वीडियो ये होंगे। तो ये स्टॉक मार्केट जो है ना ये बहुत ही रिस्की है। अभी ये कैसा रिस्की है, एक देखो, एक कंपनी के बारे में मैं बता रहा हूँ। एक एग्जांपल बताया, ये जून महीने में यानी कि जून से लेके दिसंबर कितना होता है इसका, यानी कि अप्रैल लगा लो आप, अप्रैल से लेके दिसंबर तक 9 महीने होते हैं। इस एक स्टॉक है जिसमें ये कंपनी है जिसका रेट करीब करीब 12 रुपए था, 12 रुपए था अप्रैल में, और अभी दिसंबर में इसका रेट हो गया 24, यानी कि 9 महीने में डबल। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो एफडी है या कुछ बाकी जो मैं इन्वेस्टमेंट मतलब ऑप्शंस बताए थे आपको उसमें 9 महीने में डबल करेगा? ऐसा कोई है? नहीं है। ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो 9 महीने में, ये एक एग्जांपल पता है, कभी कभी तो रातों रात डबल हो जाता है, कभी कभी तो एक हफ्ते में डबल हो जाता है। ये मैं एक एग्जांपल बताया कि अप्रैल 2022 में इसका रेट था 12 रुपए, और दिसंबर 2022 में इसका ये रेट पहुंचा था 24 रुपए। 12 का सीधा 24 रुपया हो गया था। तो ये इतना मतलब अप हो जाता है जब इसके रेट बढ़ जाते हैं, और इसमें सिर्फ अप ही नहीं होता है, उतने स्पीड में डाउन भी हो जाता है। ये एक एग्जांपल में बताया, तो इसमें यह जून है, जून 2009 में इसका रेट था 700 रुपया, और इसमें नेक्स्ट में देखो जून 2020 में इसका रेट बना 100 रुपया। कितना हो गया? करीब करीब 85% फॉल हुआ है स्टॉक मार्केट में, मतलब इस कंपनी के शेयर्स में 85%। उसमें डबल हो गया था, पहले वाला जो ग्राफ दिखा है उसमें डबल हो गया था 9 महीने में। अभी ये एक साल के अंदर 700 का 100 रुपए पर आया, इसका मतलब करीब करीब 85% का लॉस हुआ। तो इतना रिस्की ये शेयर या स्टॉक मार्केट है।
किसी चीज की कीमतें बढ़ जाती है तो उसका रिटर्न भी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि कहीं भी कोई नहीं देता इतना रिटर्न। जो मैं 9 महीने के बारे में बताया था, 9 महीने में डबल कर दिया। और यहाँ 1 साल में आपका 85% फॉल हो गया, यानी कि 700 से सीधा 100 रुपए के ऊपर। तो कितना ये शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट रिस्की है, उसके बारे में मेरा कहने का मतलब है कि कितना रिस्की है। तो इससे बच के रहना चाहिए, और किसी ने इन्वेस्ट भी करना है तो इसके बारे में सही स्टडी होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको इतने वीडियो में बता रहा हूँ। तो इतना रिस्क है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, ये कंक्लूजन ये निकलता है, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है उसमें बहुत ही रिटर्न कम है। यानी कि लेस जिसमें रिस्क है उसमें लेस रिटर्न है, जिसमें मोर रिस्क है उसमें मोर रिटर्न है। तो आप कौन से कैटेगरी में है वो आप सोच लेना, कि अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट यानी कि ज्यादा रिटर्न चाहिए, आपको कम से कम टाइम में अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो वो है स्टॉक मार्केट। कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। तो ये रिस्क जो है बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क है उस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न है, और जिस इन्वेस्टमेंट में कम रिस्क है उसमें रिटर्न भी कम है। तो ये था इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, और उसमें रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर करना, सब्सक्राइब अगर करोगे तो मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगा। और बेल आइकॉन का बटन अगर दबाते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरा वीडियो आ गया है। तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलो। ये दोनों बटन दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी मिल जाएगी। और ये जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको इसके बारे में नॉलेज आएगा होगा, कि कोई भी मेरा वीडियो आता है फुल वीडियो देखा करो, जिसमें आपको नॉलेज फुल मिलेगा। अगर आप बीच में कोई वीडियो छोड़ देते हैं तो आपका आधा नॉलेज, मतलब उसका मेन मकसद, मेरे वीडियो का मेन मकसद आपके समझ में ही नहीं आएगा। तो जो भी वीडियो देखना है वो पूरा वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलो। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।